सॉल्यूशन में बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस ऑन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हेलो एवरीवन, दिस इज केमिस्ट्री बाबा। वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा MP04 मास्टर स्टॉक केमिस्ट्री बैच फॉर नीट एंड IIT-JEE। लास्ट क्लास में अपन ने कोलिगेटिव, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सारी की बात कर चुके हैं। आज इस वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में अपन वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, जो क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिलेंगे वो आपको केमिस्ट्री अड्डा MP04 पर देखने को मिल सकते हैं। आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलता है। केमिस्ट्री अड्डा MP04 की खास बात यही है कि यहां पर आपको वैरायटी, भांति भांति के जो क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं या हुए हैं IIT में या नीट में, वो आपको कराए जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस कर लोगे फिजिकल केमिस्ट्री में, उतने ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं कि आप अपने सिलेक्शन को बहुत आसानी से पा सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अपन क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन आज की क्लास का कुछ इस तरह से है। Calculate the boiling point and freezing point of a solution containing 3 gram urea and 150 gram water for water Kb equal to 0.52 Kelvin kilogram per mole and Kf equal to 1.86 Kelvin kilogram per mole। हमें boiling point और freezing point solution का कैलकुलेट करना है जिसमें 3 ग्राम यूरिया है इन 150 ग्राम वाटर। के भी हमको गिवन है वाटर के लिए 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल एंड के फॉर वाटर इज 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। इसे अपन किस तरह से सॉल्व करेंगे उसकी बात करते हैं। अगर हमें फ्रीजिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है तो पहले हमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि यहां पर जो एलिवेशन होगा बॉइलिंग पॉइंट का डेल्टा टीबी, वो कितना होने वाला है I इंटू KB इंटू एम। अब यहां पर हमारा जो सॉल्यूट है वो कौन सा है? यूरिया है, और यूरिया अगर सॉल्यूट है तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो I कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो I इक्वल टू 1 इंटू KB की वैल्यू कितनी गिवन है हमें? 0.52। और m अगर हमें कैलकुलेट करना है, m क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो वेट हमें गिवन है सॉल्यूट का 3, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया 60 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है भाई? 150 ग्राम, लेकिन केजी में चाहिए होता है तो 1000 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसे मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए। ठीक है, ये 1 से 2 टाइम कैंसिल हो गए, ये 2 से 5 टाइम्स और ये 5 से 3 टाइम्स। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 0.52 इंटू मोलरिटी कितनी निकली है? 1/3। तो यहां से जो डेल्टा टीबी होगा वो कितना आएगा? 0.1, और यहां पर कितना हो जाएगा? 7। तो 0.17 हमारे पास डेल्टा टीबी है डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, तो एलिवेशन कितना आया है? इतना। अब अगर हमें कैलकुलेट करना पड़े क्या? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। कुछ लोग यहां पर आके रुक जाएंगे यार, यहां पर रुकना नहीं है क्योंकि ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। हमसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा है। तो यहां पर एलिवेशन इतना आया है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट कितना है वाटर का? 100 डिग्री सेल्सियस प्लस एलिवेशन कितना है? 0.17। तो यहां से आएगा 100.17 डिग्री सेल्सियस हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होगा। दूसरा हमें कैलकुलेट करना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और फ्रीजिंग पॉइंट के लिए भी हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो किस तरह से होगा कि अगर डेल्टा TF हमें कैलकुलेट करना है तो वो क्या होगा? I इंटू KF इंटू M, और M हमें पता है कि M जो इसका है वही इसका होने वाला है। M कितना निकला था? 1/3। I की वैल्यू कितनी होगी? 1, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट यूरिया है। KF की वैल्यू कितनी है? 1.86 इंटू M की वैल्यू कितनी आएगी? 1/3। तो डेल्टा TF यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0.62। तो ये हमारे पास डेल्टा TF है, लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। ठीक है, अगर हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, TF ऑफ सॉल्यूशन, वो क्या होगा हमारे पास? वो होगा हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस डेल्टा TF। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट ये डिग्री सेल्सियस में निकला है। ठीक है, तो यहां पर ये कितना होगा भाई? 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 माइनस
और यहाँ पर डेल्टा TF कितना है 0.62। तो जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकलेगा वो कितना निकलने वाला है हमारे पास, वो निकलने वाला है हमारे पास -0.62 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 3 ग्राम यूरिया है 150 ग्राम वाटर में, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कितना होगा भाई 100.17 डिग्री सेल्सियस, और फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा -0.62 डिग्री सेल्सियस। यहां आप देख सकते हो कि अगर अकेला वाटर होता तो वाटर के केस में जो बॉइलिंग पॉइंट आता वो 100 डिग्री होता। तो जैसे ही आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा तो जो बॉइलिंग पॉइंट था उसमें क्या आ गया, एलिवेशन आ गया। ठीक है, तो कितना हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 100.17 से आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ नॉर्मल वाटर अगर बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने डाला तो यहां पर जो फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है सॉल्यूशन का वो कितना आ रहा है -0.62 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या आ गया, डिप्रेशन आ गया। ठीक है, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप ऐड करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है सॉल्यूशन का, और फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो कुछ इस तरह से अपन इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है। ये क्वेश्चन 2019 मेंस 12 अप्रैल सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है यार। ठीक है, जो भी मेंस होता है या नीट होता है बड़े सिंपल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस आपकी प्रैक्टिस मैटर कर जाती है यार कि आपने कितनी प्रैक्टिस करी हुई है। आप अगर अच्छी प्रैक्टिस करके अगर एग्जाम दोगे तो आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। ठीक है, और आपने अगर प्रैक्टिस में कमी कर दी तो भाई वहां जाकर तो थोड़ा सा पछताना पड़ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है। ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.6 ग्राम ऑफ यूरिया मोलर मास 60 ग्राम पर मोल एंड 1.8 ग्राम ग्लूकोज मोलर मास इक्वल टू 180 ग्राम पर मोल इन 100 ml ऑफ वाटर एट 27 डिग्री सेल्सियस। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज, आर की वैल्यू हमको गिवन है 0.08206 ATM लीटर ATM पर मोल पर केल्विन। ठीक है, अब यहां पर हमें ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन का कैलकुलेट करना है जिसमें हमने 0.6 ग्राम यूरिया एंड 1.8 ग्राम ग्लूकोज मिलाया है 100 ml ऑफ वाटर में 827 डिग्री सेल्सियस। तो अब ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है सॉल्यूशन का। तो ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, पाई इक्वल टू क्या होता है I इंटू CRT। ठीक है, C यहां पर क्या है मोलरिटी, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर याद रखना है। यहां पर जो टेम्परेचर पुट करना है वो केल्विन में पुट करना है। तो यहां पर जो I होगा, क्योंकि यूरिया और ग्लूकोज जो है वो क्या है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू, ठीक है, C नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अब यहां पर दो सॉल्यूट हैं, एक तो यूरिया और दूसरा ग्लूकोज है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात करेंगे तो यहां पर CRT हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया होगा, इसका वेट कितना गिवन है 0.6 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है 60। तो यहां से एक पॉइंट हटाया 0 आया, तो यहां पर कितना आ गया 1/100 दैट इज 0.1। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना होगा भाई, कि इसका वेट कितना गिवन है हमें 1.8 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है 180। इस पॉइंट को हटाया 0 आया, तो यहां पर 1/100 दैट इज 0.01। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं कि पाई इक्वल टू क्या होगा, पाई इक्वल टू आई कितना है 1 इंटू सी कितना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितना हो जाएगा 0.01 प्लस 0.01 अपॉन 0.01 अपॉन यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ml। ठीक है, ml में नहीं चाहिए, लीटर में चाहिए, तो 1000 से मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। R की वैल्यू कितनी है 0.082। ठीक है, इनटू टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस गिवन है, केल्विन में लेना है तो 27 प्लस 270 दैट इज 300। तो यहां पर अब जब आप सॉल्व करोगे तो इस पाई की वैल्यू क्या आनी चाहिए, पाई की वैल्यू आनी चाहिए 4.92। ठीक है, अब यहां पर हमको लीटर ATM में देख रखो, मतलब ये किस में निकलने वाला है हमारा ATM में निकलने वाला है। तो पाई कितना हो जाएगा हमारे सॉल्यूशन का 4.92 लीटर 4.92 ATM। याद रखना है यहां पर ये जो क्वेश्चन था ना उसमें आपकी थोड़ी सी छोटी छोटी चीजें आपकी चेक करी गई। क्या चेक करी गई हैं कि सबसे पहले तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो क्या होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन
लीटर। तो यहाँ पर 2 सॉल्यूट थे तो दोनों के मोल्स अपन ने कैलकुलेट करे, उसे अपन ने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करा। दूसरा आर की वैल्यू जो गिवन है वो अपन को पुट करनी है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में गिवन था, हमें केल्विन में पुट करना। तो यहाँ पर आपकी छोटी छोटी चीजें आपने चेक करी, ठीक है, और अप्लाई करा और आपका आंसर आ गया। तो कुछ इस तरह से अपन इसे सॉल्व कर सकते हैं, बड़ा आसान था। 2019 मेंस 12 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा गया था ऑस्मोटिक प्रेशर से। मैं बोल रहा हूं कि हर साल लगातार जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वहां से लगातार क्वेश्चन आता है। सॉल्यूशन से कहीं से क्वेश्चन आए या ना आए, राउट लो से एक बार नहीं आ सकता है, लेकिन कॉलिगेटिव पक्का है कि वहां से क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। अब जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया यार आपने इसका स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देख रहे होंगे कि अपन जितने भी क्वेश्चन आज करने वाले हैं, ठीक है, वो हर एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से बिल्कुल अलग होने वाला है। मतलब आपको वैरायटी देखने को मिलेगी यार, जितनी वैरायटी आप सोच रहे हो ना उससे ज्यादा आपको केमिस्ट्री अड्डा MP04 पर देखने को मिलेगी। और वैरायटी जितनी कर लोगे उतने ज्यादा चांस होंगे कि आप अपना सिलेक्शन कर सको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से आता है। ये मेंस 2019 में 10 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि 1 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ 2 डिफरेंट सॉल्वेंट A and B whose ebullioscopic constant are in ratio 1:5. The ratio of the elevation in boiling point of A and B is, ठीक है। आपके पास 1 ग्राम नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है, उसे आप क्या कर रहे हो 100 ग्राम 2 डिफरेंट सॉल्वेंट A और B में ऐड कर रहे हो। आपको KB का रेशो देके रखा हुआ है, A और B का वो कितना गिवन है 1:5। हमसे पूछा है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट A और B का क्या होगा। ये रेशो वाला क्वेश्चन है कि डेल्टा TB1 या डेल्टा TB ऑफ A अपॉन डेल्टा TB ऑफ B क्या होगा, कितना रेशो होगा उनका, हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। अब यहां पर अपन को जो चीज गिवन है उसकी बात करते हैं। हमें क्या गिवन है, हमारे पास 1 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट हमें गिवन है। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारे पास 1 ग्राम है, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है हमारे पास, वेट ऑफ सॉल्वेंट है हमारे पास 100 ग्राम, ठीक है। और हमें क्या गिवन है, हमें देख रखा हुआ है KB ऑफ A is to KB ऑफ B कितना है भाई, कितना रेशो है इसका 1:5 हमको गिवन है। हमसे ये पूछा है कि डेल्टा TB ऑफ A, डेल्टा TB ऑफ A is to डेल्टा TB ऑफ B, ठीक है, इसका रेशो क्या होगा ये हमसे पूछा है। अब डेल्टा TB की बात करें तो डेल्टा TB क्या होता है आपका, डेल्टा TB होता है I इंटू KB इंटू M। अब यहां पर थोड़ा सा सोचो यार, I सॉल्यूट पर डिपेंड करता है, एक ही सॉल्यूट है, नॉन वॉलेटाइल है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब I 1 होगा दोनों के लिए, तो I तो कांस्टेंट हो गया भाई, I तो कांस्टेंट हो गया, ठीक है। मोलेलिटी की बात करें तो मोलेलिटी को अपन किस तरह से लिख सकते हैं, मोलेलिटी को लिख सकते हैं हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है, नेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब यहां पर थोड़ा सा देखो यार कि KB अलग अलग है, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्यूट 1 ग्राम है दोनों में, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट एक ही सॉल्यूट है तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट भी फिक्स हो गया, ये वेट ऑफ सॉल्यूट फिक्स हो गया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट भी फिक्स हो गया। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 100 ग्राम A और B हैं, उनमें अलग अलग कर रहे हो, मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट भी क्या हो गया, फिक्स हो गया। अगर ये तीनों चीजें फिक्स हो गई तो आपकी मोलेलिटी क्या हो गई भाई, फिक्स हो गई। मतलब जो डेल्टा TB है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आने वाला है KB के, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि डेल्टा TB ऑफ A अपॉन डेल्टा TB ऑफ B इक्वल टू KB ऑफ A अपॉन KB ऑफ B। और ये KB ऑफ A इस टू KB ऑफ B का रेशियो कितना है 1:5। तो यही आपके एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ A एंड B का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा 1:5, ठीक है। जो आपका KB का रेशियो है वही आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का रेशियो हो जाएगा, क्योंकि यहां पर I आपका कांस्टेंट है, दोनों में सेम होने वाला है। मोलिलिटी आपकी कांस्टेंट है क्योंकि वेट ऑफ सॉल्यूट फिक्स है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट फिक्स है और वेट ऑफ सॉल्वेंट फिक्स है,
ठीक है। मोलरिटी फिक्स है, सिर्फ आपका क्या चेंज हो रहा है, केबी और केबी चेंज हो रहा है, तो जो आपका डेल्टा टीबी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है केबी के, ठीक है। तो जो केबी का रेशियो रहेगा वही हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का रेशियो रहने वाला है, इस बात का ध्यान रखो। तो हमारा आंसर क्या जाएगा 1:5, जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आईआईटी में आया हुआ है, जेईई मेंस का क्वेश्चन है 2019 का, ठीक है। 10 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं पहले बता रहा हूं, आपको पहले भी बताया है, ठीक है। दोबारा बता देता हूं यार, ठीक है, तुम लोग सुनते नहीं हो, ठीक है। तो बता देता हूं कि बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। नीट की बात करें, नीट में तो और ज्यादा सिंपल आते हैं, सिर्फ तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुम्हारा नीट में सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। आपको थोड़ी सी ज्यादा कैलकुलेशन मेंस में करनी पड़ सकती है, लेकिन नीट में तो बहुत कम कैलकुलेशन आती है यार, ठीक है। नीट के भी अपन क्वेश्चन ट्राई करेंगे, देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन वहां पर पूछे जाते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से आता है, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5% ऑफ ए सब्सटेंस ए इज आइसोटोनिक विद ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम यूरिया पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सब्सटेंस है। हमें इस क्वेश्चन में यह बताया गया है कि एक सब्सटेंस ए है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, आइसोटोनिक का मतलब क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है, ए का ऑस्मोटिक प्रेशर किसके बराबर है, यूरिया सॉल्यूशन के बराबर है। अब जो ए है वो कितना है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 5% ऑफ ए सब्सटेंस, 5% ऑफ सब्सटेंस है। 5% का मतलब क्या, जब हमको कुछ गिवन नहीं हो तो परसेंटेज का मतलब होता है WYV, इस बात का बड़ा ध्यान रखें यार, ठीक है। कभी कभार आपको क्या होता है कि परसेंटेज बाय वेट गिवन होता है, कभी कभी परसेंटेज बाय वॉल्यूम गिवन होता है, कभी कभी परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ गिवन होता है, लेकिन जब आपको कुछ नहीं दिया जाए तो उसका मतलब सिंपल सा समझना है कि ये परसेंटेज WYV है। हमारे पास क्या है, हमारे पास है 5% WYV ऑफ सब्सटेंस ए, ठीक है। अब यहां पे समझना 5% WYV का मतलब क्या हुआ है कि 5 ग्राम ऑफ ए जो कि प्रेजेंट है 100 ग्राम 100 ml सॉल्यूशन, ठीक है। अब आइसोटोनिक का मतलब क्या है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर ए का है वही ऑस्मोटिक प्रेशर यूरिया सॉल्यूशन का है। अब ए का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ठीक है। अब यहां पर अगर बात करें तो क्या होगा, I इंटू सी इंटू आर इंटू टी, यहां पे क्या होगा I इंटू सी इंटू आर इंटू टी। अब यहां पर अगर I की बात करें तो A के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, यूरिया का क्या होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, 1 होगा, तो I भी हम इसका क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, ये ध्यान रखें, ठीक है। जब भी आपको I गिवन ना हो, ठीक है, कोई सब्सटेंस का अगर I गिवन नहीं है क्वेश्चन में तो आप उसका क्या मानोगे भाई, 1 मानोगे, ठीक है। तो यहां पर अगर C की बात करें, RT से RT तो पहले कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर C की बात करें तो C क्या होगा, मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, इसका वेट कितना है 5 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट पता नहीं है तो मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ml, लेकिन मुझे लीटर में चाहिए तो 1000 से डिवाइड कर दिया। I इसका 1 है, C कितना होगा भाई इसका, ये 10 ग्राम यूरिया है, 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया है 60 इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है पर लीटर, मतलब 1 लीटर में। अब यहां पर अगर बात करें तो इस 100 से ये कैंसिल हो जाएगा, एक 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो जो मॉलिक्यूलर वेट आने वाला है ए का वो कितना होगा भाई, वो होगा 60 इंटू 5 दैट इज 300 ग्राम पर मोल हमारा क्या हो जाएगा, हमारा मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा ए का। तो आइसोटोनिक का सिंपल सा मतलब है कि उनका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है। इस क्वेश्चन में आपके 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये कि आइसोटोनिक है मतलब उनका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है। दूसरा, और जब भी सब्सटेंस में, जब भी क्वेश्चन में आपको परसेंटेज दिया जाए और ये नहीं लिया जाए कि ये वेट है, परसेंटेज बाय वेट है या परसेंटेज बाय वॉल्यूम है या परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ है, तो आप उसे क्या मानोगे, परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ मानोगे और उसके अकॉर्डिंग उसे सॉल्व कर लोगे। और यहां पर हमारा आंसर आ चुका है कि जो मॉलिक्यूलर वेट है ए का वो कितना है हमारे पास 300 ग्राम पर मोल। तो कुछ इस तरह से अपन इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट।
तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, ठीक है। बड़े कॉन्सेप्चुअली इसे समझने की कोशिश करना, ठीक है। आपके सही कई सारे जो कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर करने की ये कोशिश करेगा ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। ए 5% बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ कैन शुगर इन वाटर has freezing point -2 degree Celsius. Calculate the freezing point of 5% by weight solution of glucose in water if freezing point of water is 0 degree Celsius. आपके पास एक सॉल्यूशन है कैन शुगर का जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 5% बाय वेट है, ठीक है। उसका फ्रीजिंग पॉइंट वाटर में कितना है भाई? -2 डिग्री सेल्सियस। हमें फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है 5% बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, ठीक है। और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर हमको गिवन है कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। तो हमें जो पहली इंफॉर्मेशन दी गई है उससे अपन कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्या है? हमारे पास जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो है 5% बाय वेट, 5% W/W, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ कैन शुगर, सॉल्यूशन ऑफ कैन शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। अब 5% वेट बाय वेट का मतलब क्या हुआ है? 5% वेट बाय वेट का मतलब हुआ है कि 5 ग्राम ऑफ कैन शुगर, 5 ग्राम ऑफ कैन शुगर अपॉन 5 ग्राम ऑफ कैन शुगर प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है। इसका हमें फ्रीजिंग पॉइंट देके रखा हुआ है, कितना है भाई फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन? इसका फ्रीजिंग पॉइंट यहां पे अगर बात करें, इसका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन गिवन है -2 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होता है भाई कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस डेल्टा टीएफ, ठीक है। तो यहां से अगर मुझे डेल्टा टीएफ निकालना पड़े तो इसकी वैल्यू -2, इसकी वैल्यू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट वाटर है तो 0 डिग्री सेल्सियस माइनस डेल्टा टीएफ। तो यहां पर जो डेल्टा टीएफ आने वाला है वो कितना आने वाला है? 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहां पर डेल्टा टीएफ 2 डिग्री सेल्सियस। अब यहां पर हमें दूसरी इंफॉर्मेशन देके रखी हुई है कि 5% बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर। तो 5% W/W, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज का सॉल्यूशन है वाटर में, ठीक है। तो यहां पर समझना कि यहां पर जो 5 ग्राम हमारे पास ग्लूकोज होगा यहां पर, जो कि प्रेजेंट होगा किसमें? 100 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है। इसका मतलब तो यही हुआ, ठीक है। ये लिखना आना चाहिए तुम्हें, ठीक है। ये जो अपन ने जब बेसिक पढ़ा था तो वहां पर ये लिखना सीखा था, इसका पूरा यूज हमारे काम आ रहा है। अभी तक लास्ट पर आ चुके हैं अपन सॉल्यूशन के, लेकिन वहां पर भी हमारा साथ दे रहा है ये। अब यहां पर समझो, अगर हम डेल्टा टीएफ की बात करें, कि डेल्टा टीएफ क्या होगा? डेल्टा टीएफ होता है हमारे पास आई इंटू KF इंटू एम क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब यहां पे समझना कि आई दोनों के लिए 1 होने वाला है, क्योंकि हमारे पास कैन शुगर, सुक्रोज भी हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट है और ग्लूकोज भी हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो आई हमारा फिक्स हो गया, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं कि यहां पर जो वेट ऑफ सॉल्यूट है वो भी फिक्स है। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है भाई? यहां पर 5 ग्राम कैन शुगर और यहां पर 5 ग्राम ग्लूकोज है, ये वेट ऑफ सॉल्यूट भी फिक्स हो गया। अब यहां पर बात करें मॉलिक्यूलर वेट, कैन शुगर का अलग हुआ, ग्लूकोज का अलग हुआ, मतलब ये अलग होने वाला है। अब ये केएफ की वैल्यू भी हमारे पास क्या होने वाली है? सेम होने वाली है, क्योंकि केएफ सॉल्वेंट का होता है, दोनों में सॉल्वेंट क्या है? वाटर, तो केएफ की वैल्यू फिक्स हो गई। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट, यहां पर वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा? 95 ग्राम, और यहां पर भी वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा? 95 ग्राम, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट भी फिक्स हो गए, ठीक है। तो अपन यहां से लिख सकते हैं कि जो डेल्टा टीएफ है, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर वेट के। तो डेल्टा टीएफ ऑफ कैन शुगर या 1 अपॉन डेल्टा टीएफ ऑफ ग्लूकोज या अपन 2 मान सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1, ठीक है। अब यहां पर पहला अपन ने कैन शुगर माना है, तो दूसरा क्या हो जाएगा? ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 180 अपॉन कैन शुगर का कितना होता है? 342 इक्वल टू, अब यहां पर डेल्टा टीएफ 1 कितना है? कैन शुगर का 2 अपॉन इसका अपन को निकालना है डेल्टा टीएफ ऑफ ग्लूकोज 2। अब यहां से अगर बात करें तो ये 90 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से जो डेल्टा टीएफ आएगा, 2, वो कितना होगा भाई? वो होना चाहिए हमारे पास 342 डिवाइडेड बाय 90। इसे सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आनी चाहिए लगभग 3.3
8 के बराबर, ठीक है, लगभग 3.8 के बराबर। लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। कुछ लोग क्या करेंगे, यहां तक सॉल्व करेंगे, बड़ा क्वेश्चन है, यहां तक सॉल्व करेंगे और टिक मारेंगे, आगे बढ़ेंगे और -4 लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर अब थोड़ा सा समझना है कि ये हमारा एक्चुअल आंसर नहीं है। हमें क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है सॉल्यूशन का, इस ग्लूकोज सॉल्यूशन का। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, टीएफ ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, टीएफ ऑफ सॉल्यूशन होगा हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस माइनस डेल्टा टीएफ कितना है 3.8, तो आंसर कितना आएगा -3.8 डिग्री सेल्सियस। तो -3.8 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर होने वाला है। तो यहां पर अपन ने कुछ चीजों को कांस्टेंट रखा हुआ है, ये ध्यान रखें, यहां पर अपन ने कुछ चीजों को रेशियो वाइज करा हुआ है इस क्वेश्चन को। तो यहां पर एक इंफॉर्मेशन दी गई थी, उससे दूसरी इंफॉर्मेशन निकाली और इसको सॉल्व करा, ठीक है। तो इस तरह से अपन इसे सॉल्व कर सकते हैं, बड़ा आसान है, ठीक है। तो इस तरह से अपन इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप इसका जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं यार और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप जैसे देख ही रहे होंगे, अपन वैरायटी ऑफ क्वेश्चन यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करने का सिर्फ इतना सा लॉजिक है कि आप कई सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको, भांति भांति के जो क्वेश्चंस आते हैं आपके लिए वो आप प्रैक्टिस कर सको। क्योंकि आप जितने ज्यादा क्वेश्चन कर लोगे, भाई मैं बहुत बार बोल चुका हूं ये बात को, आप बोल रहे हो कि बार बार क्यों बोल रहे हो, क्योंकि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट रखती है यार, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, 1-2 क्वेश्चन कर लिए, काम हो गया है। भाई 1-2 क्वेश्चन से कुछ नहीं होता है, ठीक है। वहां पर जब आकर जब कॉन्सेप्ट हिलाएगा ना तुम्हारा क्वेश्चन, फिर कुछ नहीं बनेगा। फिर बोलोगे कि यार मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेता, थोड़ा सा टाइम और मिल जाता। भाई टाइम सबके पास उतना ही है, ठीक है। कुछ टॉपर बनेंगे और कुछ का सिलेक्शन भी नहीं होगा, ठीक है। टाइम तो सबके पास उतना ही है, 24 आवर्स ही है सबके पास। ऐसा तो नहीं है जो टॉपर है उसको 26 घंटे मिल रहा हूं, 2 घंटे एक्स्ट्रा मिल रहा हूं भाई, ठीक है। उसके पास भी 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे, ठीक है। तो मेहनत कहीं ना कहीं डिफरेंस क्रिएट करती है। तो आपको मेहनत करनी है, अपने ऊपर काम करना है, जितना हो सके प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस आप कर लोगे उतना आसान हो जाएगा आपका सिलेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अलग वैरायटी का है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है आपके पास, 2 सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज having osmotic pressure 1.5 atm and 2.5 atm respectively. 1 liter of first solution is mixed with 2 liter of second solution. What is the osmotic pressure of the resultant solution? आपके पास ग्लूकोज के 2 सॉल्यूशन हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर 1.5 atm एंड 2.5 atm है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, पहले सॉल्यूशन का 1 लीटर और दूसरे सॉल्यूशन का 2 लीटर मिक्स कर रहे हो आपस में, एक नया सॉल्यूशन बना रहे हो। तो उस नए सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा ये आपको बताना है। अब यहां पर देखो यार, कुछ इस तरह से है आपके पास कि आपके पास एक सॉल्यूशन है, ये एक सॉल्यूशन है आपके पास, ये ठीक है, ये सॉल्यूशन है आपके पास, ठीक है। इसका जो पाई है, ठीक है, पाई 1 मान लेता हूं, ये कितना है हमारे पास 1.5 atm, और यहां पर जो V1 है उसका कितना ले रहे हो आप, 1 लीटर है ये, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, दूसरा ले लो आप, ठीक है, दूसरा सॉल्यूशन। इसका जो पाई 1 है, पाई 2 है, वो कितना है 2.5 atm, और इसका कितना वॉल्यूम ले रहे हो आप, V2 कितना ले रहे हो इसका 2 लीटर। इन दोनों को मिला दिया, एक नया सॉल्यूशन आपने तैयार कर दिया, ये इसको मिला दिया, ठीक है, और ये इसको मिला दिया। तो यहां पर जो पाई फाइनल आने वाला है वो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। वी फाइनल कितना होगा इसका, बी फाइनल कितना होगा, जितना वॉल्यूम मिलाया होगा, 1 लीटर इसका, 2 लीटर इसका, मतलब ये 3 लीटर। जब भी सेम सॉल्यूट को मिक्स करोगे आप, ठीक है, जब भी सेम सॉल्यूट को मिक्स करते हो तो उसमें जो ऑस्मोटिक प्रेशर आता है वो कितना आता है, पाई फाइनल इनटू बी फाइनल इक्वल टू पाई 1 V1 प्लस पाई 2 V2, ठीक है। अब यहां पर अगर बात करें, पाई फाइनल हमें कैलकुलेट करना है, बी फाइनल हमारे पास कितना है भाई 3 लीटर, इनटू पाई 1 कितना है 1.5, इनटू V1 कितना है 1, प्लस पाई 2 कितना है 2.5 इनटू 2। तो यहां से पाई फाइनल कितना आ जाएगा, पाई फाइनल आ जाएगा हमारे पास इनटू 3 इक्वल टू 1.5 प्लस 5 दैट इज 6.5। तो पाई फाइनल होगा हमारे पास 6.5 डिवाइडेड बाय 3। यहां से जो हमारा आंसर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए,
0.16 atm हमारा आंसर आना चाहिए। तो जो ये जो सॉल्यूशन बनेगा इसकी जो फाइनल ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो कितना होगा 2.16 atm। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना है कि जब भी हम सेम सॉल्यूट है जो सॉल्यूशन है उनका अगर सेम सॉल्यूट है उन सॉल्यूशन को अगर मिलाते हैं तो जो फाइनल जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो कितना होता है फाई फाइनल इंटू बी फाइनल इक्वल टू पाई 1 v1 प्लस पाई 2 v2। ऐसा अपन पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, आपको अगर याद है भाई थोड़ा सा तो ठीक है, जब आपने डाइल्यूशन पढ़ा था, डाइल्यूशन में भी अपन ने कुछ इस तरह की करा था। तो यहां पर ध्यान रखें, इस तरह से अपन इसे कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लें फिर आगे बढ़ते हैं। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट और यहां पर आकर अपन ने कुछ वैरायटीज देखी हैं क्वेश्चन की जो डिफरेंट वैरायटी बन सकती हैं या जो आईआईटी में आया हुआ है या नीट में आया हुआ है उन क्वेश्चन को अपन ने ट्राई करने की कोशिश करी। तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के कुछ क्वेश्चन हमारे पास अभी बचे हुए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, उनकी बात अपन नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।